यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? আপনারা জানেন বিজেপির লোকেরা সারা নন্দীগ্রাম নয় সারা বাংলায় গুন্ডামি করে দাঁড়াচ্ছে। आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मेरी मौजूदगी है और आपको बताते चले 2 चरण का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन 6 चरण की लड़ाई अभी बाकी है। इन सब के बीच अंदर बनाम बाहरी की लड़ाई भी परवान चढ़ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में थे। ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ उन्होंने हमला किया। सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के चुनाव को उन्होंने बनारस से जोड़ दिया और ये कहा कि ममता बनर्जी अगर वहां से चुनाव लड़ती हैं तो फिर वहां के लोग आपको बाहरी नहीं कहेंगे। आपको बता दें, अपने ही अंदाज में तंज कसते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त ये है, बनारस को लेकर ममता पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी ने बंगाल के बाहर अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ममता वाराणसी से लड़ेंगी। वाराणसी के लोग दीदी को बाहरी नहीं कहेंगे। काशी के लोग आपको वहां से जाने भी नहीं देंगे। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तंज कसा है ममता बनर्जी पर। बीजेपी ने पहले नंदीग्राम में ममता को उलझाया और अब दूसरी बिसात बिछाकर दीदी पर पलटवार किया है। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और अपने ही अंदाज में जमकर चुटकी भी लड़ी। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं, 2 बातें साफ हो जाती है। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। सही है कि नहीं है? तभी तो कोई बाहर जाने की बात करेगा ना भाई। मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, दीदी अब बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाइए दीदी। यहां हल्दिया से वाराणसी का जो वाटरवे हमारी सरकार ने विकसित किया है, हो सकता है उसके कारण आपका मन जरा वाराणसी की तरफ मुड़ गया हो। और हां दीदी, मैं आपको कान में एक और बात कहना चाहता हूं। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। जैसा आप लोगों का दिल उदार है ना, मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है भैया।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तंज इसलिए है क्योंकि बाहरी को लेकर बवाल पश्चिम बंगाल में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं को टीएमसी के नेता बाहरी बताते हुए तंज कसते हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ही अंदाज में ये कहा कि मेरी काशी के लोग आपको जाने नहीं देंगे। इन सब के बीच आपको बता दें, लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि अब अगले दौर का चुनाव यानी कि अगली वोटिंग 6 तारीख को होनी है और चौथे चरण का मतदान होगा 10 अप्रैल को। इन सब के बीच ममता बनर्जी भी अपने वोट बैंक को साधने में लगातार लगी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी ने नंदीग्राम में उनको घेरा तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी पर दीदी जमकर बरसी। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल वो अपना वोट बैंक बंटने नहीं देंगी, ये कहते हुए कम से कम उनका जो मुसलमान वोट बैंक है उसको संभालने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई। लेकिन आज की लड़ाई किस तरह से बेहद दिलचस्प रही पश्चिम बंगाल में, एक दूसरे पर टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने कैसे आरोप प्रत्यारोप मढ़े और इन सब के बीच पीएम मोदी और ममता बनर्जी का आज जब यहाँ की जमीन पर आमना सामना हुआ तो क्या कुछ हुआ उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद हावड़ा से करेंगे चर्चा की शुरुआत। और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा उस दिन मैं जरूर आऊंगा। पश्चिम बंगाल में अभी 8 में से 2 दौर की ही वोटिंग हुई है, लेकिन पीएम मोदी ने 2 मई की फाइनल स्क्रिप्ट लिख दी है। बीजेपी ने जो नारा दिया 2 मई दीदी गई, उसे पीएम मोदी ने अपने शब्दों में बयां किया। तारकेश्वर में जनता से वादा कराए कि जब बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वो जरूर आएंगे। पीएम यहीं नहीं रुके, उन्होंने पहली कैबिनेट की रूपरेखा भी तैयार कर दी, या यूं कहें कि पीएम मोदी ने आज फिर माइंड गेम खेल दिया। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम किसानों के हित में फैसला लेना होगा। पहली कैबिनेट में ही बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। बंगाल के रण को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भारी भीड़ के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1905 साल देश যখন পরাধীন ছিল তখন ইংরেজরা এসেছিল বাংলাকে ভাগ করতে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করতে। সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করে বলেছিলেন, বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক হে ভগবান, বঙ্গ ভাগ হতে দেব না। আজ সেই দিন এসে দাঁড়িয়েছে এই নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ। এরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়, এরা বাংলাটাকে লুট করতে চায়, এরা বাংলাটাকে ধ্বংস করতে চায়, এরা বাংলা ভাষাটাকে শেষ করতে চায়, এরা বাংলাকে শেষ করতে চায়। हालांकि ममता बनर्जी को चक्रव्यूह में घेरने का प्लान बीजेपी ने उसी दिन बना लिया था जब नंदीग्राम से दीदी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई। ऐसे में ममता को 3 दिनों तक लगातार नंदीग्राम में ही कैंप करना पड़ा। लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी ने जो बयान दिया उसे बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया है। ममता और टीएमसी पर सीरियल अटैक के जरिए बीजेपी लगातार दबाव बनाई हुई है। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। ममता के 2 जगहों से चुनाव लड़ने की खबर को हवा देकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार दी है। बंगाल में 7 अप्रैल वो तारीख है जब आखिरी दौर के चुनाव के लिए नामांकन भरा जा सकता है। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर का चुनाव है। नंदीग्राम में दूसरे दौर में ही वोटिंग हो चुकी है, अभी 6 दौर की वोटिंग बाकी है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा।
ऐसे में बीजेपी के बयान को ममता डार्टी पॉलिटिक्स करार दे रही हैं। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলবো আপনি আপনার হোম মিনিস্টারকে আগে কন্ট্রোল করুন, তারপরে আমাদের কন্ট্রোল করবেন। আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। बंगाल का चुनाव क्रिकेट मैच की तरह हो गया है, जहां हर पल रोमांच है, जहां हर दांव से विपक्षी को चित करने का पूरा प्लान है। फिलहाल तो इस खेल में मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का दिख रहा है। बीजेपी लगातार अपने दांव पेच से ममता के खेमे में खलबली मचाने में जुटी हुई है, तो वहीं लेफ्ट कांग्रेस सीन से गायब लगता है। ऐसे में देखना होगा कि 2 मई को जीत के बाद पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल जा पाते हैं या नहीं, या फिर तीसरी बार भी ममता की ही होती है ताजपोशी। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत माता की, भारत माता की। तो 2 मई दीदी गई या फिर दीदी हैट्रिक लगा लेने में कामयाब रहेंगी, जैसा कि दावा बार बार टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बंगाल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ सिकदर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी, जो कि आरएसएस के जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जयंतो घोषाल, सीनियर जर्नलिस्ट, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बारीक नजर रखते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मनोजीत मंडल, मेंबर हैं टीएमसी के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन वेस्ट बंगाल कांग्रेस की ओर से संदीपा चक्रवर्ती। लेकिन सबसे पहले मनोजीत मंडल, आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया कि जब कोई क्रिकेट के मैदान पर अंपायर पर ही सवाल खड़े करने लगे तो समझो उसका खेल खत्म हो गया। ऐसे में कैसे खेला हो वे पश्चिम बंगाल में? पाकिस्तान के अंपायर है, हम ये अभी तक नहीं मानते हैं, लेकिन सवाल तो खड़ा कर सकते हैं ना। हम दिख रहे हैं असम में क्या हो गया, वहाँ बीजेपी के उम्मीदवारों की गाड़ी में ईवीएम मिल रहे हैं। बंगाल में हम 323 कंप्लेन के हैं सिर्फ ईवीएम के ऊपर है कि वो माल फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं जनता हमारे साथ है। और मोदी जी 2 तारीख के बाद तो आएंगे, हम उनको बुलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, उनको कपड़ा देंगे, जैसा ममता दी भेजती है ना, ओ दीदी, फिर भी आप इस तरह से बुलाते हो, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन ममता दी आपको प्यार करके इसलिए भेजते हैं ना, आपको ये प्यार ठीक से रिटर्न नहीं करना चाहते हो, इसलिए ये भी हो जो भेजना, कपड़ा मिठाई भेजना भी आपने एक पॉलिटिक्स के जरिए आन लिया, लेके आया था 2019 में। हम ये नहीं मानते, हम जानते हैं बाहर के लोग बाहर होते हैं लेकिन हमारे अतिथि होते हैं। आप लोग हमारे अतिथि होंगे, इसीलिए आपको मिठाई खिलाते हैं, कपड़ा बेचते हैं। बाहरी हम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जब ममता दी बयान देते हैं आपको बांग्ला भाषा ठीक से समझ नहीं आते, इसको घुमा पे फिरा के से एक ही आपका जो नैरेटिव है, एक ही आपका जो जिसे हम कहते हैं ना, एक ही मोल्ड है, उसी मोल्ड में आप फेंक देते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे भाषा संस्कृति को समझे, जनता को समझे, ममता दी को समझे, और उसके बाद आप चाहो तो आप यहाँ राज करने के लिए आए हो डेमोक्रेटिक तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप आ रहे हो बिल्कुल एक न्यू कॉलोनियल फोर्स की तरह, दिल्ली में बैठ के बंगाल को आप राज करोगे, हमें कभी नहीं होने देंगे। ऐसा है, तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में बैठकर बंगाल पर राज करने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा सौरभ जी, और आप लोगों को मिठाई और कपड़े देकर विदा किया जाएगा यहाँ से। मनोजीत मंडल के इन आरोपों पर क्या बोलेंगे आप? चित्रा जी, तृणमूल कांग्रेस अभी भी लिखता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। जब तृणमूल कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था तो उस दिन का अगर ममता बनर्जी का भाषण याद है तो वो बोला था कि तृणमूल कांग्रेस खाली बंगाल नहीं पूरा देश में राज करेगा। तो जहां जहां इसने अपने हथकंडे अपनाने गए वहां पे इसका क्या हाल होगा ये बोल के मैं डिबेट का वक्त नहीं जायज करूंगा, लेकिन वो इच्छा तो ममता बनर्जी के मन में रही गया है कि मेरे को ऑल इंडिया लीडर बनना है। इसीलिए जो है आज जब देख रहे हैं कि यहाँ से तो हमारा दुकान बंद होने वाले हैं, बंगाल में तो मैं रहूंगा नहीं, तो वो जो इच्छा, उसका अधूरा इच्छा है, उसका पूरा करने के लिए उसने अपना बात बोला है। और प्रधानमंत्री जी तो अच्छी बात बोला है। प्रधानमंत्री जी तो ये नहीं बोला है कि आपको बहिरागत बोलेंगे। भारत का किसी भी नागरिक किसी भी जगह जाके लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का नहीं लड़ सकते। दे सकता हो तो अभी ऐसा है कि आप कहीं पर जाइए, लड़िए, एक 10 सेकंड का उत्तर दे सकता हूँ। 10 सेकंड जाएगा ये आप नहीं तय कर पाओगे। बंगाल का जनता एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, बाहर करेंगे। ठीक है। आपको बाहर कर दिया जाएगा बंगाल की जनता की ओर से। जल्दी से जवाब दीजिए संदीपा, उसके बाद में आप फौरन आपके पास आऊंगे। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब जिस इस तरह की अपलाप
बोलते हैं कि ममता दी एक दूसरी सीट से लड़ाई लड़ रही है। मेरे पास एक व्हाट्सएप चैट है जहां शुभेंदु मांग कर रही है मुकुलदा से, मुकुलदा मेरे लिए और एक दूसरा टिकट भिजवा दो। लेकिन हम ये दूसरे के घरों में घुस के नहीं देखते। भाई साहब बोल लूं, भाई साहब, ओ भाईपो सिकदार भाईपो, मैं बोल लूं? दोनों का ये आपके पास कैसे गया? अरे आप किसी का भी भाईपो हो? अरे आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, आप क्यों चोरी करने गए थे? खुले आम लोगों के बारे में झूठ बोलते हैं, पुलिस सर्विलांस लगा रखा है सबके ऊपर। हम तो विलेज कह रहे थे सोशल मीडिया में, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर खुले आम लोगों को बीच में जाके ममता दी के बारे में झूठ बोलते हैं, दूसरे के पार्टी के बारे में झूठ बोलते हैं। आप ठीक मुद्दे पे बात करो, मुद्दे तो आपके पास है नहीं। मुद्दे के बारे में आप क्यों बात कर नहीं सकते हो? क्योंकि ममता दी इतना कुछ किए हो बंगाल के लिए, इतना कुछ किए हो। आप देखिए किस तरह से आप घूमते हो, बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठा लिया। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों को ज्यादा समझ में आ पाएगा। ठीक है, आप दोनों जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी हमें जाना होगा। ये आरोप प्रत्यारोप, अभी रैली तो हो नहीं रही है दोनों लोगों की आमने सामने। एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। मनोज जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों की बात जल्दी से। ना मैं कह रहा हूँ कि दूसरों के घरों में झांकना को ठीक शोभनीयता नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं, ममता दी कहाँ पर लड़ रहे हैं, उनके पास वो किस तरह से मैन्युफैक्चर करके लोगों के पास जाके असद भाषण करते हैं। ये क्या प्राइम मिनिस्टर को शोभा देते हैं? हम दूसरों के घर में झांकने वाली कौन सी बात हो गई मनोजीत मंडल? अगर चुनाव लड़ा जा रहा है, सार्वजनिक जीवन में है, तो इसमें तो ये बात होगी ही होगी। इसमें व्यक्तिगत क्या रह जाता है? राजनेताओं का अगर चुनाव लड़ना व्यक्तिगत हो जाएगा तो जनता सवाल जवाब कैसे करेगी और आरोप प्रत्यारोप कैसे लगेंगे? जवाब मांगा जाएगा आपसे 10 सालों के कामकाज का। वो तो मांगो ना, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पार्टी कहां पर किसको लड़ाएंगे ये आप बोल सकते हो। और इस तरह का झूठ, इस तरह का इतना बड़ा झूठ, लेकिन हम नहीं मानते कि आप झूठ बोलते हो। हम 7 सालों में नहीं देखे आप कैसे जनता के पास जाते हो, क्या अब मैं संदीपा चक्रवर्ती को लेकर हम झूठे नहीं कहेंगे, फिर भी आपको हम झूठे नहीं कहेंगे। क्यों? अभी देश की प्राइम मिनिस्टर हो ना, इसलिए हम नहीं कहेंगे। इतना बड़ा ठीक है जी। संदीपा चक्रवर्ती, एक तो आपके बड़े नेता बंगाल में आ नहीं रहे हैं, एक दूरी बनाकर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने रखी हुई है। पीठ पीछे इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस लेफ्ट दलों में आपस में सेटिंग हो गई हो, इस वजह से ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस की उस तरह से मौजूदगी दिखाई नहीं देती जैसा कि आप लोग अभी दक्षिण भारत में नजर आ रहे हैं। मैं खुद अलग अलग इलाकों का दौरा करके आई हूँ। मुख्य मुकाबले में या बीजेपी है या टीएमसी है। कांग्रेस पार्टी कहाँ है वेस्ट बंगाल में? गुड इवनिंग चित्रा जी और मेरे जितने भी सारे को पैनलिस्ट है, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। चित्रा जी, मुद्दा बंगाल का मुद्दा, यहाँ पे कौन प्रचार के लिए आ रहे हैं कौन जा रहे हैं ये नहीं है। ऑब्वियसली बंगाल सदियों से सभी को, जो भी बाहर से आए हैं सभी को अपनाते हुए, सभी को गले लगाते हुए और सभी का सम्मान दिया है। नहीं तो सिस्टर निवेदिता से लेके मदर टेरेसा से लेके ये लोग अभी जो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, वो गोयनका जी चलाते हैं। तो माननीय ममता बनर्जी उनके ऊपर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखे हैं बंगाल का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो उस पर मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ। बंगाल में सभी का स्वागत है, सभी आए और प्रचार के लिए तो आना चाहिए। और प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री जी आए, कांग्रेस के कोई नेता आए, सभी को आना चाहिए। और अगर मैम आप तो सबका स्वागत करेंगे, आपके नेताओं के स्वागत के लिए कार्यकर्ता बेचैन हैं। आपके बड़े नेताओं के स्वागत के लिए कार्यकर्ता बेचैन है, उनके दर्शन कब होंगे यहाँ पर? 4 स्टेट में इलेक्शन है चित्रा जी, 4 स्टेट में इलेक्शन है। हमारे जितने भी सारे नेताएं हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के जितने भी सारे नेताएं हैं, सभी स्टेटों का दौरा कर रहे हैं। राहुल जी से लेके प्रियंका गांधी वड्रा जी से लेके, तो स्केड्यूल एक होता है, एक पार्टी का स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल के हिसाब से चलते। मैडम आप मेरे से ज्यादा जानकारी है इस मामले में, तो वो लोग भी आएंगे, लेकिन पर आपके नेता पहले रहेंगे। 6 तारीख के बाद वो पश्चिम बंगाल आएंगे। अधीर जी, चित्रा जी यहाँ पे अधीर जी है जी। हेलो, क्या है मुद्दा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें। बेरोजगारी है मैडम, जो बंगाल जिस मुद्दों से जूझ रहा है, रोजगारी, बेरोजगारी है यहाँ के मुद्दे। यहाँ के मुद्दे है कि यहाँ पे 2 वक्त का खाना सही ढंग से नहीं मिलता है क्योंकि रोजगार नहीं है घरों पे। यहाँ पे शिक्षा का हालत बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का हालत बिगड़ा हुआ है, सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। मैडम, अगर आप बंगाल में पिछले 10 साल से अगर आप देखोगे, लोकतंत्र को खून किया गया है यहाँ पे पिछले 10 साल में। भ्रष्टाचार को एक प्रातिष्ठानिक रूप दिया गया है और वो 10 साल से ये ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी सरकार करती आई हुई है। 10 सालों में अगर खून किया गया है, उसके पहले 34 सालों तक लेफ्ट का शासन था। कांग्रेस पार्टी फिर कहाँ है? ठीक है, मैं फौरन आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर इन लोगों ने इतना बुरा किया है पश्चिम बंगाल के साथ, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता विकल्प क्यों नहीं मानती है? लेकिन जयंत घोषाल, संगीत रागी, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी। ठीक है, जयंत घोषाल दी, 10 सालों से जनता को खून के आंसू रुलाए हैं यहाँ की सरकार ने, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। ठीक है, अपने नाम से चला रहे हैं। बेरोजगारी, इसके अलावा तमाम दूसरे मुद्दे भी वो गिना रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जय श्री राम, चंडी पाठ, यही बातें क्यों नजर आती हैं? जो असल मुद्दे हैं जनता के, वो गायब दिखाई दे रहे हैं और चुनावी नारा, एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ चंडी पाठ। जयंत घोषाल, देखिए 2019 के चुनाव में तो जय श्री राम इससे भी ज्यादा हुआ था और जय श्री राम नारा जो है, ये जय श्री राम नारा को लेके जो राजनीति है, ये तो मैं मान के चलता हूं, ये जो राजनीति है ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। इसमें एक वेद होता है, मतलब एक डिवीजन हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे अभी बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के भाषण में कभी मैंने अभी तक जय श्री राम राजनीति नहीं देखा और मुझे जो लग रहा है किसी राज्य में अभी तक देश के प्रधानमंत्री इतने बार चुनाव में आना ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब एक मिशन बंगाल है जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत करके, आज नहीं, चुनाव के लिए नहीं, बहुत शुरू से ही कर रहे हैं। और मोदी जी बहुत लोकप्रिय स्पीकर है, ये मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस के पब्लिकली बोलना स्पोक्समैन के लिए कठिन है, चुनाव के समय खासकर। लेकिन मैं पत्रकार के नाते बोल सकता हूं कि डेविल को भी शेयर देना पड़ता है ना, ड्यूज देना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा वेपन है आज भाजपा का। समस्या हो गया है कि जैसे ये वाराणसी का इशू, ये एक नई इशू ट्विस्ट कर दिया आज, क्योंकि डेली अगर आप रैली करने आएंगे, जैसे हम लोग पत्रकार भी एक न्यूज पॉइंट कोशिश करते हैं ढूंढने के लिए जो रिपीटेशन नहीं होता है। अभी पब्लिक स्पीच में भी नरेंद्र मोदी जी डेली एक न्यूज पॉइंट डेवलप कर देते हैं। तो अभी आज के लिए वाराणसी हो गया, तो कल भी फिर आएंगे तो और कुछ बोलेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है जो समस्या मोदी जी का नहीं है, पश्चिम बंगाल में, मैं पश्चिम बंगाल में हूं, मैं देख रहा हूं, बीजेपी के लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं, एक समस्या हो रही है यहां कि मोदी जी पॉपुलर है, बोल रहे हैं, लेकिन उसको वोट में ट्रांसलेट करने के लिए जो लोकल एक मसीहा का जरूरत होता है और एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी नहीं है। और इसके लिए मोदी जी को जहां ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। और सिर्फ मोदी जी नहीं, नड्डा जी है, अमित शाह जी है। संगीत जी, ये बताइए, ये जो भीड़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आती है, ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी या फिर नहीं, जो बातें जयंत घोषाल कह रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि 2019 का जो चुनाव था यह अपने आप में प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी सांगठनिक क्षमता है, एक ऐसी संरचना है जो ऐसे जो लोग आ रहे हैं, सभाओं में आ रहे हैं, उसे वो भीड़ में तब्दील कर सके। यदि ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी को 40% के आसपास मत जो है 2019 में नहीं मिलते। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो ममता बनर्जी के जो वो बात थी कि बाहरी और भीतरिया, उसको, उस नारे को प्रधानमंत्री ने उसका गुब्बारा फोड़ दिया है। एक प्रकार से ये बताना कि आपके लिए, ममता जी के लिए बांग्लादेशी जो आकर के रह रहे हैं बंगाल में, वो तो घुसपैठिए आपके लिए अपने हो जाते हैं। और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो होते हैं उनको आप बाहरी कहते हैं, उनको कहते हैं कि हम मिठाई खिलाएंगे। अब ये भी नहीं बताते, क्योंकि पहले तो आपने कह चुका है कि मिठाई में हम कंकड़ देंगे। तीसरी बात, देखिए, देश के नेताओं को एक तरफ से वो चिट्ठी लिखते हैं, यानी कि बाहर उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं को भारतीय राजनीति में वो मानते हैं कि वो अपने हैं।
लेकिन सिर्फ वोटों के लिए वो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां गाली दे रहे हैं। मुझे लगता है बंगाल के लोग भी इस बात को समझते हैं। एक अंतिम बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे जो यंग लोगों से पता लगा है और पत्रकार बंधुओं से भी पता लगा है, जय श्री राम का नारा मुझे लगता है कि बंगाल की धरती पे आज उससे भी ज्यादा है जितना अयोध्या मूवमेंट के समय जो है वो उत्तर प्रदेश में देखा गया था। और निश्चित तौर पे इसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूँ, आप लोग इसे खारिज कर देते हैं हिंदू मुसलमान पे ये करके। ये तो बात सही ही है ना कि ममता बनर्जी ने ही कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो हमारा मुसलमानों का वोट चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात तो है। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। आप जो बातें कह रहे हैं, जयंतो घोषाल उस पर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की क्या है वजह, और जय श्री राम क्या दीदी के बिगाड़ देगा काम? पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हल्ला बोल सीधे आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 2 चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन 6 चरणों की जो तपिश है वो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग अच्छा खासा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये किसको फायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन मुख्य मुकाबले में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने में लगातार जुटे हुए हैं। मोनोजीत मंडल, एक बार फिर से मैं आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर ममता दीदी पर हमला तो किया, साथ ही ये भी कहा कि दीदी अगर काशी आती हैं तो वहां के लोग उनको बाहर नहीं जाने देंगे। तो ममता बनर्जी क्या वहां जाने की तैयारी कर रही हैं? इसको लेकर भी तंज कसा है। ममता दी काशी जरूर जाएंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए ममता दी यही रहेंगे। यहाँ के लोग दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन दिल्ली में जाके दिल्ली में राज करेंगे, वो बाद की बात है। और अभी नहीं ममता दी 1980 से 1999 से 90 से मिनिस्टर रही है, सबको पता है। मोदी साहब से बहुत आगे से रही है। आप अभी आके अटल जी को पकड़ के उसके बाद एल के आडवाणी को गुरु मान के आप आगे चले गए, वो बात अलग है। और उन्होंने कहा है कि बोरिया बिस्तर यहाँ से बंद जाएगा तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। ये मोदी साहब का बनाए हुए रचा हुए गल्प है, तो हम क्या करें? वो सब बहुत जयंतदा कहते थे ना, बहुत अच्छे भाषण, हम मानते हैं बहुत अच्छे भाषण देते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि झूठ भी बोले लगे सच। ये बहुत ही आर्टिकुलेशन है जो जूलियस सीजर के ड्रामा में हमने देखे थे। लोगों को भड़काया कैसे जाता है, ये एक आर्ट है, हम जानते हैं। और बहुत बड़े नेता है, 1940s जर्मनी में थे, अभी चाइना में है, उस तरह के लीडर भी बहुत अच्छे तरह से भाषण देते हैं। दिस इज एन आर्ट, दिस इज ऑल्सो आर्ट टू फूल एंड डिसीव पीपल। ये भी एक आर्ट है। वो चाणक्य ने कहा, मैकियावेली ने कहा, यही तो आजकल का राजनीति है। और ममता दी जो मन में है सच कहती है, वो भी एक तरह लोगों के पास कनेक्ट होते हैं। ममता दी किसी को डिसिप नहीं करते हैं। हम जो किए हैं वो सब नहीं। एक बात डेवलपमेंट के बारे में ये लोग बात नहीं करते, क्योंकि इतना हुआ। एक एग्जांपल छोटा 10 सेकेंड, आप ही लोगों का एक बनाना रिपब्लिक का चैनल 60 दिन में हो गया। डेवलपमेंट के बारे में आप भी कहाँ बातें करते हैं? अगर आप बातें करते हैं तो जगह चंडी पाठ पढ़ने की जरूरत क्यों आन पड़ती? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसे कहते हैं। एक चैनल, नेशनल लेवल चैनल 60 दिन में बांग्ला में वैसे, और हमको गाली भी दे रहा है। हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं बाहरी नहीं है, यहाँ के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर से आके आप राज करने की कोशिश करोगे, जिस तरह से ब्रिटिश राज ने किए थे, दिल्ली में बैठ के बंगाल के ऊपर राज करोगे, यहाँ का भाषा संस्कृति ना जान के, इसी को हम बाहरी कहते हैं। दिल्ली क्या है? इसी को हम बाहरी। दिल्ली क्या पड़ोसी देश में है? दिल्ली पड़ोसी देश में है। और पश्चिम बंगाल से क्या ममता दीदी जब रेल मंत्री थी तो वो दिल्ली आकर नहीं राज करती थी? क्या दिल्ली बैठकर फाइलों पर दस्तखत वो नहीं करती थी? पश्चिम बंगाल से दिल्ली में राज नहीं करती थी, वहाँ बैठ के करती थी, हर राज्य में करती थी। आपने कैंडिडेट क्यों दिया मनोजीत जी? प्रॉब्लम नहीं है, मनोजीत जी, असम में आप लोगों ने टीएमसी का कैंडिडेट क्यों दिया? असम तो बंगाल में है नहीं। आप लोगों ने असम में क्यों दिया कैंडिडेट? मणिपुर में क्यों दिया कैंडिडेट? त्रिपुरा में जाके अपना जनता प्रतिष्ठा क्यों किए थे? भाग रहे हैं जैसे त्रिपुरा में हुआ। आप लोग करने ही हो तो हम क्या बैठ रहे हैं? टीएमसी का एडवाइजर देके बाहर, अभी बोलोगे बाहर था। आज देश में देश की हालत कौन था?
क्योंकि आपके पास कोई लीडर नहीं है। आप ठीक से काम करो। मनोजीत जी, आप लोग 10 साल में आप लोगों ने बंगाल का जो फाइनेंशियल स्पाइन है उसको तोड़ डालने की साजिश किए थे आप लोगों ने। मनोजीत जी, आप जब आपके पास कुछ है नहीं बोलने को, तब आप बाहरी का इशू उठा रहे हो। आप ही हो, आप लोग कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए बीजेपी का उत्थान सिर्फ आप लोगों के लिए, ममता दी के लिए नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट करके गया बंगाल में, उसके ऊपर नीला और सफेद का लेपापोती करके वो अपने नाम से चलाने लगे, यही किया ना। और कटमनी लिए और टोलाबाजी किए, शालिदा किए, नारदा किए, रोजमेरी किए, बाली खादान किए, कौन स्कैम किए, और कितना बोलूं, टोटो रिक्शा का स्कैम हुआ, एम्बुलेंस का इंजन लेके वो बाजार में जाके आपका नेता बेच दिया चोरी करके, राशन का चावल चोरी कर लिया, अफवान का त्राण चोरी कर लिया, और क्या किया, सारा जो टेट का जो नौकरी है वो अपने नेता के परिवार के नाम लिखा लिया, एसएससी का 1.5 लाख नौकरी जो है वो रद्द कर दिया, वो नहीं लिया 10 साल में। और कितना गिनाऊं आपको, और कितना गिनाऊं आपको, जो 5 लाख सरकारी पोस्ट है उसको। अब आगे ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई, ठीक है सर, हो गई। सौरभ सिकदर जी, लेकिन यहाँ पर सवाल, एक मिनट मैम, प्लीज मैम। सौरभ सिकदर जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि पहली कैबिनेट में यहाँ के किसानों को लेकर फैसला होगा, तो दिल्ली में जो बैठे हुए किसान हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि उन किसानों का ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के किसानों पर इतना ज्यादा फोकस क्योंकि चुनाव है, और वहां पे जो इतने समय से बैठे हुए किसान, उनकी सुध कौन लेगा? देखिए, वहां पे कितना किसान बैठे हैं और कितना किसान बना के लाया गया है, ये पूरा देश जान गया है। अभी बांग्ला में एक बात कहे, मनोजीत मंडल जी बोल रहे थे, बड़े भाई है, वो बोल रहे थे कि आप विकास और मुद्दे पे क्या बात क्यों नहीं करते? मनोजीत जी, ममता बनर्जी तो एक बात करने के उद्बोधन करते थे। बात सुनिए मेरा, आप बिल्कुल बात सुनिए, मैं आपका बात सुना, आप मेरा बात सुनिए। एक बाथरूम भी अगर बनाते हैं ना, तो उसका भी उद्बोधन करते थे। और 10 साल में कितना इंडस्ट्री का फीता उसने काटा है, ये बताइए। मनोज भाई, आप बीच में मत बोलिए, मैंने पूरा बात सुना आपको। दूसरी बात है, अरे भाई बात तो सुन लो, बात तो सुन लो मनोजीत भाई, बात ठीक है, सुनाओ भाई, आप भी मत सुनाओ, झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं, बोलो। ममता बनर्जी जी हर चीज का बंगाल में रेट फिक्स करता है। कोई औरत का रेप हो जाता है, नारी का रेप हो जाता है, उसका रेट फिक्स करता है। कोई दारू ये आपकी भाषा है, ये आपकी भाषा है। कैसे आप तो बांग्ला समझते हो ना, आप तो बांग्ला समझते हो। दिखा दीजिए, नहीं, मेरे को एक दिखा दीजिए, इस तरह से दिखा दीजिए, लोगों को 500 रुपये दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए। आप लीडर क्या नाम है उनका, मीटिंग में के लिए 500 रुपया आता है, भाषा है, आप बोल रहे हो। आप लीडर नहीं है, सब कार्यकर्ता है। लीडर तो आपका इसलिए नहीं मिला, आपको सिकदार को टिकट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? देखिए, आपको मेरे को मैं शुरू करूंगा तो आप कहीं का नहीं रहोगे। मैं अगर निजी जीवन लेके बोलने जाऊंगा तो आप कहीं का नहीं रहोगे। हर तो आपको संभाला जाता नहीं है मनोज, हर तो आपको संभाला जाता नहीं है। क्यों मेरा मुंह खुला रहा है, क्यों मेरा मुंह खुला रहा है? मैं आपको पर्सनल आप झूठ नहीं बोल सकते हो भाई साहब, भाई को हो और भाई साहब हो, झूठ नहीं बोल सकते ममता दी के बारे में। वीडियो दिखा के पार्टी में कोई लीडर नहीं है, सब कार्यकर्ता है। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संगीत रागी जयंत घोषाल, ठीक है सर, हो गई। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। टिकट किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, कुछ पार्टियों का व्यक्तिगत फैसला होता है, उस पर बैठकर टीवी में डिबेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आदमियों से आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड का नौकरी करो, हमारा यहाँ कोई घोषाल, अब तुमके 2 चरण के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे में मेरा अगला सवाल आपसे ये, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अभी वर्तमान में कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा ये पार्टियां चुनाव में आगे बढ़ रही हैं, और जनता के बीच वो कौन सा मुद्दा है जिसका सबसे ज्यादा असर भी देखने को मिल रहा है? जयंत घोषाल, देखिए मुझे जो लगता है
जो पश्चिम बंगाल में इस समय मैं हर जिले में जा रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, ये तो लॉ ऑफ नेचर है, हर समय होते हैं। 2024 में भी मोदी जी के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी होगा। तो एंटी इनकम्बेंसी के लिए पश्चिम बंगाल में जो एक न्यू जनरेशन जो है उसके लिए नौकरी चाहिए। और लग रहा है मोदी जी अभी पश्चिम बंगाल में असेंबली में अभी भी टेस्टेड नहीं है। मध्य प्रदेश, यूपी में भी जो एग्जॉस्टेड हुई हैं उनके जो पॉपुलैरिटी, उनके पश्चिम बंगाल में लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मोदी जी जो विकास 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 बोल रहे हैं और खेला नहीं होबे विकास होबे, ये जो एक काउंटर नैरेटिव ऑफ ममताज नैरेटिव, इसमें कुछ लोगों को, खासकर एक अर्बन मिडिल क्लास, एलिट अर्बन मिडिल क्लास, वो प्रो ममता नहीं थे, वो एंटी सीपीएम थे और ममता को सपोर्ट करके सीपीएम को हटाया। आज वो सोच रहे हैं कि ममता की जगह बीजेपी आ जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, कम से कम ममता तो जाए। लेकिन ममता बनर्जी का जो स्ट्रेंथ है वो गरीब, सबॉल्टर्न, कास्ट बेस, ये जो सब है इसको भी बीजेपी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है इस समय ये जो चेंज का मुद्दा, ये एक सपना का सौदागर है मोदी जी। वो कोशिश कर रहे हैं, वो माइथोलॉजी हो सकता है, लेकिन लोग जो विश्वास कर रहे हैं और ममता उसको प्रैक्टिकल सपने के सौदागर है क्या मोदी जी? संगीत रागी, कांटे का टक्कर हो गया। संगीत रागी, संगीत रागी, ठीक है। देखिए अभी जयंतो दा ने कहा कि ममता दी के जो गरीब सबाल्टर्न के जो वोट बैंक हैं वो मोदी जी तोड़ना चाहती हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2019 का आंकड़े हम सबों को पढ़ लेना चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी, इन तीनों के वोट बैंक में एक बहुत बड़ी सेंध 68% से लेकर के 42% तक की सेंध 2019 के ही चुनाव में आ गया था। इस CSTS का डेटा हम देख सकते हैं। तब तो आपको केजरीवाल को आना नहीं चाहिए था ना, तब तो दिल्ली में ऐसे नहीं होना चाहिए था। प्लीज सर मैं अपनी बात, यू कैन नॉट कंपेयर विद एप्पल एंड ऑरेंज। ओहो, मैं तो, आपने बोला तो मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। आपने कई ऐसे बातें कह दी जिसका कोई संदर्भ नहीं था, कई ऐसी बातें बोली। मैं तो एक तथ्य आपको बता रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस था, बीजेपी का पूरा जमीन खिसक जाए, ये भी नहीं होना चाहिए था ना संगीत जी। एक बार संगीत रागी की बात हो जाए, ठीक है मैम, आप बोलिएगा प्लीज। संगीत रागी जल्दी से, बीजेपी का जमीन संगीत रागी की बात हो जाए, उन वक्त की कमी है, ब्रेक पर जाना है। संगीत रागी जल्दी से मैम प्लीज। पंजाब में, दिल्ली में, झारखंड में, हरियाणा में भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि वक्त की कमी है, एक दूसरे पर अगर इस तरह से हम बोलेंगे तो यकीनन सामने वाले की बात पूरी नहीं हो पाएगी। संगीत रागी, आपकी बात अधूरी रह गई, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल 2 मई आखिर क्या होगा? सबसे तेज नतीजे आप देखने वाले हैं आज तक पर। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। शाम 7 बजे शंखनाद मेरे साथ जरूर देखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।